हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग टेंसेस के बारे में समझेंगे। टेंस टोटल 12 होते हैं और मैं आपके साथ आज सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करूँगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और आप इन्हें ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। वह स्कूल जाती है। शी गोज़ टू स्कूल। चिड़िया आकाश में घूमती है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। यहाँ मैं आपको बस एक व्यू देना चाहती हूँ, ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि आप इन टेंसेस को कैसे पहचान सकते हैं। कोई भी सेंटेंस है आपके सामने, कोई भी वाक्य दिया हुआ है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसको उसी टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करना है। तो ये करने से पहले, ट्रांसलेशन करने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले तो इसमें ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट या फ्यूचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। लेकिन प्रेजेंट टेंस के भी 4 फॉर्म होते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने आपके साथ यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स शो किए हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान। आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। तो सबसे पहला तरीका जो है वो पहचानने का ये है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है या ताहू जैसे शब्द नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने आपके साथ अभी ऊपर ही डिस्कस किया है। आप इन चारों सेंटेंसेस को देख सकते हैं ध्यान से। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। इस सेंटेंस के लास्ट में आप ध्यान से देखिए, ता हूँ। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस के लास्ट में भी ती है और थर्ड सेंटेंस के लास्ट में भी ती है, फोर्थ में भी ती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते हैं या ताहू आदि शब्द नज़र आएंगे। ठीक है, ये आपका पहला तरीका हो गया इस सेंटेंस को पहचानने का। दूसरा तरीका ये है कि कार्य करने का समय अनिश्चित होता है। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जो टाइम होता है, कोई भी बात बोली गई है, जैसे कि मैंने आपको भी ऊपर ही दिखाया। जैसे कि पहला सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया है कि वो पत्र कब लिखेगा। यहाँ समय की कोई बात नहीं की गई है। मतलब जो कार्य करने का समय है, यहाँ जो काम किया जा रहा है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो चीज़ कर रहा है, उस चीज़ को करने का समय जो है वो फिक्स्ड नहीं है, या यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या टाइम है। ठीक है, तो 2 तरीके हो गए ऐसे सेंटेंसेस को पहचानने के। सबसे पहला तरीका तो ये है कि इस वाक्य के, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, आदि शब्द आते हैं और कार्य करने का जो समय होता है वो इनडेफिनिट होता है। मतलब कोई डिफाइन चीज़ नहीं होती है, कोई डिफाइन टाइम नहीं होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि थर्ड तरीका क्या है ऐसे सेंटेंसेस को पहचानने का। तो थर्ड तरीका क्या है, ऐसे वाक्यों द्वारा यूनिवर्सल ट्रूथ, मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वकालिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ और स्वभाव यानी कि हैबिट भी दर्शाया जाता है। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी फैक्ट होती है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता सकती हूँ। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल्स में ही शो किया है, पृथ्वी
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ओके, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये चीज़ जो है, ये बात जो है, ये आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ है, ये चीज़, इसे कोई मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, और इसी तरह से जो थर्ड सेंटेंस है आप वो देखिए, चिड़िया आकाश में घूमती है। चिड़िया आकाश में घूमती है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये चीज़ जो है, ये चिड़िया की हैबिट है, ये उसका स्वभाव है कि वो आकाश में घूमती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इनमें किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को या किसी की हैबिट को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे, मैं आपके साथ अब ये डिस्कस करूँगी कि इस टेंस के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या हैं। मीन्स आप क्या रूल्स यूज़ करके ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवाद के नियम क्या हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, जो सबसे पहला नियम क्या कहता है हमसे। ही, शी, इट और अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। ठीक है, यानी कि ही, शी, इट या अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो सेंटेंस में होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि कोई एक चीज़ जो सिंगल चीज़ की बात कर रही हो, कोई सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही हो जहाँ पे, जैसे कि ही, शी, यहाँ पे ही जो है वो लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है और शी जो है वो गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है, लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। इट जो होता है हमारा, इट ये किसी ये नपुंसक लिंग होता है, जैसे मतलब ये किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। ठीक है, ये सबसे पहला रूल है ट्रांसलेशन का। उसके बाद है हमारा सेकंड रूल। ठीक है, तो हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। मतलब ये कि जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, जो सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर दिए गए हैं, जैसे कि बर्ड्स, बनानाज, मैंगोज़ या गर्ल्स या बॉयज़, अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात होगी, या आई, वी, यू, दे, इन सारी चीज़ों का यूज़ होगा, ये सारे सब्जेक्ट्स के रूप में अगर प्रेजेंट होंगे सेंटेंस में, तो वहाँ आप एस या ईएस नहीं लगाएंगे वर्ब के साथ, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा वहाँ पे। आई, वी, यू, दे, ये चारों जो हैं ये प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं, जबकि ही, शी, इट या किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, अगर किसी सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है तो वो सिंगुलर होता है, उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट में आपको वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। ओके, आई होप आपको इसके रूल्स समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि आप कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है ऐसे सेंटेंसेस को। ओके, तो अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कैसे इन रूल्स को हम लोग अप्लाई करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ। लास्ट में क्या है यहाँ पे, ता हूँ, है ना। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हम लोग देखते हैं कि हमें इसे कैसे ट्रांसलेट करना है। अच्छा, ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट समझा देती हूँ कि एक कोई भी सेंटेंस होता है इंग्लिश का, उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में क्वेश्चन सेंटेंस में बात की गई होगी, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। वर्ब आप जानते हैं, वर्ब क्रिया, मतलब हमारा सब्जेक्ट जो भी कार्य कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वही उसका वर्ब हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट मतलब जो बाकी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें जो सेंटेंस के लास्ट में दी गई होती हैं, सेंटेंस में और जिन चीज़ों के बारे में बात की गई होती है, वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है लास्ट में। तो ये बेसिक फॉर्मेट है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है हमारा,
मैं हमारा सब्जेक्ट है, और मैं के लिए हम लोग इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। ठीक है, तो मैं के लिए आई हो गया। अब हमारा वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? घूमने जाता हूँ। मैं मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? घूमने जा रहा हूँ। तो घूमने जाना जो है हमारा, ये हमारा वर्ब है यहाँ पे। तो मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ। घूमने जाना को हम लोग लिखेंगे आई गो फॉर वॉक। घूमने जाना को हम लोग गो फॉर वॉक लिख सकते हैं। आई गो फॉर वॉक। अब प्रतिदिन की इंग्लिश क्या होगी? मैं और घूमने जाना हो, इन सब की इंग्लिश हम लोग ने लिख ली। प्रतिदिन के लिए होगा डेली। डेली या फिर एवरी डे भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आई गो फॉर वॉक डेली या फिर आई गो फॉर वॉक एवरी डे। इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डेली और एवरीडे दोनों प्रतिदिन के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह आम खाता है। तो वह जो है हमारा, ये इसकी इंग्लिश होती है ही या फिर शी। सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसी लड़के की बात हो रही है। वह आम खाता है, तो यहाँ किसी लड़के की बात हो रही है, इसलिए हम लोग वह के लिए यहाँ पे ही यूज़ करेंगे। ही, वह के लिए ही या फिर शी यूज़ होता है, यहाँ पे ही यूज़ किया है मैंने। आम खाना मतलब खाता है। खाता है जो मतलब जो वह जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? खा रहा है। खाना ही क्या है? उसका वर्ब हो गया। तो खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। अब देखिए, मैंने रूल्स में आपको समझाया था, जैसे कि अभी यहाँ पे पहला सेंटेंस जो था आई गो फॉर वॉक डेली, यहाँ पे हमने वर्ब में एस या ई एस नहीं यूज़ किया क्योंकि आई जो है वो प्लूरल है। मैंने आपको पीछे रूल्स में समझाया था कि आई, वी, यू, दे, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें आपकी प्लूरल होती हैं, जबकि ही जो है हमारा सिंगुलर है। इसलिए ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। ही ईट्स मैंगो। आम खाता है तो मैंगो। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा सेंटेंस है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ ताकि आपको जल्दी समझने में आसानी हो। अगर बिगिनर, आपको कुछ नहीं पता है टेंस के बारे में, तो आपको बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस शुरू करना है, उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। थर्ड सेंटेंस है हमारा, गाय हमें दूध देती है। तो गाय के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? काऊ, है ना। दूध देती है, देना को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? देती है हमारा वर्ब है, तो सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब के लिए क्या होगा? देना मतलब गिव। और क्योंकि काऊ जो है वो हमारी सिंगुलर है, तो इसमें एस लगेगा। काऊ गिव्स, किसे दूध देती है? हमें दूध देती है, तो अस मिल्क। काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है और एस लगाया है क्योंकि काऊ जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम गाना गाते हो। तुम के लिए हमारा वर्ड होता है यू। यू, और मैंने आपको रूल में समझाया था कि यू जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम लोग वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो यू क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, तो यू सिंग। गाने की इंग्लिश हो गई सिंग, और क्या गा रहा है? गाना गा रहा है, तो यू सिंग सॉन्ग। वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि यू हमारा प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे प्रतिदिन नदी में तैरते हैं। वे प्रतिदिन नदी में तैरते हैं। वे के लिए हमारा इंग्लिश होता है दे। THEY, दे। दे नदी में तैरते हैं। तैरना के लिए हमारी इंग्लिश क्या होती है? स्विम। स्विम।
वे प्रतिदिन नदी में तैरते हैं। दे स्विम इन द रिवर। नदी के लिए हमारी इंग्लिश क्या होगी? रिवर। इन द रिवर। अब प्रतिदिन के लिए क्या वर्ड होगा, जो मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था, प्रतिदिन के लिए हमारा वर्ड हो सकता है डेली। वे प्रतिदिन नदी में तैरते हैं। दे स्विम इन द रिवर डेली। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? हम फुटबॉल खेलते हैं। हम मतलब यहाँ ग्रुप की बात हो रही है, यानी कि ये एक प्लूरल है। हम मतलब ढेर सारे लोग साथ में फुटबॉल। तो हम के लिए हमारा वी हो गया, और फुटबॉल खेलते हैं, खेलने के लिए होगा हमारा प्ले। और क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है, तो हम लोग प्ले में एस या ई एस कुछ भी नहीं लगाएंगे। वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, मैं शिक्षक को समझता हूँ। मैं शिक्षक को समझता हूँ। तो मैं के लिए हमारा होगा आई। ठीक है, समझना, समझता हूँ, समझने के लिए हमारी इंग्लिश वर्ड क्या होती है? समझने के लिए हमारी इंग्लिश वर्ड होती है अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। किसको समझता है? शिक्षक को। शिक्षक को मतलब टीचर को। आई अंडरस्टैंड द टीचर। ठीक है, तो हमने अभी कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से ट्रांसलेट करके देखा कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे रूल अप्लाई करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।